हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। आज जो हम पढ़ेंगे वो है हमारी कक्षा 5वीं की हिंदी की पुस्तक रिमझिम का चौथा अध्याय। अध्याय है नन्हा फनकार। किस तरीके से एक छोटा सा बच्चा जो है वो राजा अकबर के सामने आ जाता है। हमारे जो बादशाह हैं अकबर, उनके सामने आता है। किस तरीके से बादशाह उसकी कलाकारी को से बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और ख़ुद भी वो कलाकारी करने की कोशिश करते हैं, और वो छोटा सा बच्चा उन्हें वो सारी नक्काशी सिखाने की कोशिश करती है। तो बहुत ही अच्छा है ये चैप्टर। देखिएगा कि बस हुनर, थोड़ा सा ध्यान और थोड़ी सी मेहनत के साथ ही हमारे अंदर बहुत कुछ भी हुनर आ सकता है। तो ये कहानी भी हमें कोई ना कोई शिक्षा ज़रूर देगी। तो वो शिक्षा हम देखेंगे कहानी के अंत में, लेकिन पहले सुनेंगे हम ये कहानी। तो ये कहानी है क्या, चलिए शुरू करते हैं। वह लड़का एक चौकोर लाल पत्थर के पास बैठा हुआ था। अब देखिए, जैसे ही हम कहानी शुरू करते हैं ना, तो सबसे पहले आप उसे इमेजिन करना शुरू कर देना, क्योंकि जैसे आप कोई चीज़ इमेजिन करते हो ना, तो वो कहानी पूरी तरीके से आपके अंदर बैठ जाती है। अब आप ये चीज़ इमेजिन करो कि एक चौकोर लाल पत्थर है, उसके पास एक लड़का बैठा हुआ है। तो जो जो हम पढ़ते जाएंगे उसे आप इमेजिन करते चलना, तो आप उस कहानी के अंदर पहुंच जाएंगे। जैसे आप लोग कार्टून्स देखते हैं ना, तो कार्टून्स में क्या होता है कि कोई बच्चा अगर कार्टून देख रहा है तो कभी कभी उस कार्टून टीवी के अंदर चला जाता है। आपने देखा होगा, ऐसी बहुत सी मूवीज में, कार्टून्स में ऐसा देखा होगा। तो वो सच में नहीं जाता है, वो क्या होता है, वो अपने इमेजिनेशन में जाता है। तो वही चीज़ आपको करनी है। आप अगर इस कहानी को सच में जीना चाहते हो तो सिर्फ इमेजिन करना, जो कुछ हम पढ़ा रहे हैं अपने आसपास वो सारी चीज़ें महसूस करना, देखना, और सही मानिए आपको ये कहानी पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। तो शुरू करें। क्या था? वह लड़का एक चौकोर लाल पत्थर के पास बैठ गया। उसने जल्दी जल्दी कोई प्रार्थना बुदबुदाई और छेनी हथौड़ी उठाकर अपने काम में जुट गया। तो क्या था? उसे छेनी हथौड़ी आपने देखा होगा, अगर आपके यहाँ कभी कुछ काम लगा होगा, लोहे का एक इतना बड़ा सा टुकड़ा होता है, चौकोर सा, नीचे धार होती है, उसके ऊपर हथौड़ी मार मार के चीज़ें करी जाती है। तो ये एक तरीके के औजार होते हैं, ठीक है, जिनसे खुदाई भी करी जा सकती है, कहीं कोई चीज़ तोड़नी हो वो करी जा सकती है, नक्काशी का काम किया जा सकता है। तो वो बच्चा क्या कर रहा था, वो जो है छेनी हथौड़ी से वो धीरे धीरे नक्काशी का काम कर रहा था। कुछ दिन पहले ही उसने इस पत्थर पर घंटियों की कतारें और कड़ियां उकेरना शुरू किया था। तो अब क्या था, उस पत्थर पे उसने घंटियां बनाई थी, छोटी छोटी, और भी तरह तरह की आकृतियां वो बना रहा था उस छेनी हथौड़ी से। लड़के ने एक अधबनी अधूरी घंटी पर छेनी की नोक टिकाई और सावधानी पूर्वक हथौड़े से घंटी पर नक्काशी करने में जुट गया। तो अब क्या कर रहा था, वो बहुत ही सावधानी के साथ वो नक्काशी कर रहा था, क्योंकि अगर कहीं से भी गलत पड़ जाएगा तो तुरंत वो डिज़ाइन बिगड़ जाएगी। जैसे होता है ना, हम लोग पेंसिल से बनाते हैं, तो पेंसिल से बनाते बनाते समय अगर मान लीजिए सपोज हमारा हाथ हिल जाए तो वो चीज़ क्या होगी, हमारी डिज़ाइन बिगड़ जाती है ना। तो उसी तरीके से छेनी हथौड़ी से होता है। अब जैसे मान लीजिए ये छेनी है, तो अब ये छेनी है और इसके ऊपर हथौड़ी मारनी है। अगर ये गलत तरीके से हमने पकड़ा या हमने हथौड़ी से वार ज़्यादा तेज़ी से कर दिया तो क्या होगा, वो डिज़ाइन बिगड़ जाएगी। इसलिए वो बहुत सधे हाथों से सावधानी के साथ नक्काशी कर रहा था। हथौड़े के एक वार से पत्थर पर जो कटाव उभरता, उससे पत्थर के किरचे छितरा जाती। अब किरचे का क्या मतलब होता है, अब जब पत्थर है, पत्थर के ऊपर जब ऐसे करा जा रहा है तो छोटे छोटे जो पत्थर, उसकी चोट लगेगी ना हथौड़े की, तो छोटे छोटे से पत्थर उड़ेंगे। तो वो क्या होते हैं, उनसे उनको आंखों में पड़ने का बड़ा डर रहता है। आपने देखा होगा कभी कभी कोई चीज़ खोदी जाती है या तोड़ी जाती है तो वो टूट के छिटकती है ऐसे करके। तो उसी तरीके से उस पत्थर, वो भी पत्थर भी जो है वो छिटकता। तो अगर हम अपनी आंखें खोल के रखेंगे तो कभी कभी हम लोग की आंखों में भी चला जाता है ना। तो वो उसी तरीके से, किरचे का मतलब क्या है, वो पत्थर के छोटे छोटे महीन टुकड़े जो है वो उड़ते हैं और वह आंखें सिकोड़ लेता। किरचे उड़ती तो वो आंखें सिकोड़ लेता, मतलब छोटी सी आंखें कर लेता कि उसको दिखाई दे, मगर कोई भी धूल या कोई भी कंकड़ उसकी आंख में ना जाने पाए। साथ ही साथ धीमी आवाज में वह कुछ गुनगुनाने भी लगता, गाना भी खा रहा था, क्योंकि वो अपने काम को एंजॉय कर रहा था, इसलिए वो गाना गा रहा था। उसके चारों ओर दूसरे संग तराश भी अपने अपने कामों में डूबे हुए थे। तो सिर्फ वो बच्चा ही काम नहीं कर रहा था, इसी तरीके से और आसपास बहुत सारे लोग थे जो इस तरीके की नक्काशी का काम कर रहे थे।
केशव 10 साल का, वो लड़का कौन था? उसका नाम केशव था और वो क्या था? 10 साल का था और अभी अपना काम सीख ही रहा था। पिता के एक बार करके दिखा देने पर वह सीधी लकीरों वाले और घुमावदार डिजाइन उकेर सकता था। अब क्या था? अब कोई चीज वो धीरे, जाहिर सी बात है कभी उससे सीखना शुरू किया होगा, तो उसके पापा ने क्या किया था, उसे एक सीधी सी लाइन दे दी, ठीक है, एक सीधी सी पतली सी लाइन दे दी और कहा सिर्फ इतनी ही लाइन में जो हो तुम हथौड़ी और छेनी से जो है डिज़ाइन बनाओगे। डिज़ाइन मतलब उसी लाइन को सिर्फ सीधी सीधे, मतलब टेढ़ा आड़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए, सीधी लाइन, तो मतलब सीधी लाइन ही तुमको बनानी है। तो उसके पापा ने एक बार उसको ये करके बताया, उसने किया, फिर धीरे धीरे जब उसने प्रैक्टिस करी तब कहीं जाके वो इतनी अच्छी नक्काशी कर पा रहा था। अब तक उसने नक्काशी का जो भी काम किया था उसमें से इन घंटियों को बनाना ही सबसे ज्यादा मुश्किल था। तो ये अभी थोड़ा, भाई 10 साल का है तो कुछ ही दिन पहले से उसने अपने काम शुरू किया होगा। तो जब से भी उसने काम शुरू किया था तो ये घंटियां बनाने का काम सबसे मुश्किल काम उसके लिए अभी तक था, क्योंकि इसमें महीन नक्काशी का काम हो रहा था। केशव जानता था कि एक दिन तो ऐसा जरूर आएगा जब वह खुद बारीक जालियां, महीन नफीस बेल बूटे, कलम के फूल, लहराते हुए सांप और इठला कर चलते हुए घोड़े, ये सब पत्थर पर उकेर पाएगा, ठीक उसी तरह जैसे उसके पिता बनाते हैं। तो अभी क्या है, वो अभी जो है वो थोड़े आसान नक्काशी कर रहा था। अब जो है इठलाते हुए घोड़े बनाना और आपके फूल बनाना, कमल के बेल बूटे बनाना, ये बहुत ही मुश्किल का काम होता है। तो वो काम जो है अब वो चाहता था कि धीरे धीरे जब हम करेंगे तो ये सब चीज़ें बन जाएंगी। अब ये सब नक्काशियाँ क्या होती हैं, आप कभी किसी भी हिस्टोरिकल प्लेस जाओगे तो देखिएगा वहाँ पर पत्थरों पर इस तरीके के बेल बूटे बहुत उकरे हुए आपको मिलेंगे। आप बहुत ही ध्यान से देखना, दीवारों पर होगा, फर्शों पर होगा, छतों पर होगा, बहुत तरीके की ऐसी नक्काशियां आपको देखने, अब बहुत से ऐतिहासिक जो स्थल होते हैं वहां पर आपको ये सब चीजें देखने को मिलेंगी। तो वो सोच रहा था कि एक दिन वो भी अपने पिता की तरह इस तरीके की महीन नक्काशी कर पाएगा। कई साल पहले जब वह पैदा भी नहीं हुआ था, उसके माता पिता गुजरात से आगरा आकर बस गए थे। तो बहुत समय पहले जब वो पैदा नहीं हुआ था तो पहले इसके माँ बाप कहाँ रहते थे? गुजरात रहते थे और अब आगरा आके बसे थे। बादशाह अकबर उस वक्त आगरे का किला बनवा रहे थे और केशव के पिता को यही काम मिल गया था। तो जब उसके पिता गुजरात से आगरा आए थे तो उस समय अकबर जो है वो आगरा का किला बनवा रहे थे और केशव के पिता को वहीं पर काम मिल गया था, आगरा में। केशव का जन्म भी आगरे में हुआ था। उसे गुजरात के पुस्तैनी गांव जाने का तो कभी मौका ही नहीं मिला। आगरे की गलियां अब सीकरी, ये बस यही उसका घर था। तो अब क्या है, जो उसका पुश्तैनी घर गुजरात में था वो केशव ने कभी नहीं देखा। उसका घर क्या था? आगरा, जहां उसका जन्म हुआ, और सीकरी, आगरा से थोड़ी ही दूर पर 40-45 किलोमीटर की दूरी पर फतेहपुर सीकरी है। तो पहले बादशाह अकबर ने आगरे का किला बनवाया, फिर उसके बाद फतेहपुर सीकरी में भी एक महल बनवाया था। तो ये केशव जो काम कर रहा है वो फतेहपुर सीकरी में काम कर रहा है। तो आगरे से फतेहपुर सीकरी आना, ये सब जगहें उसकी जानी पहचानी थी केशव की। चारों ओर हो रही छेनी हथौड़ों की ठक ठक खटखट के बीच केशव को किसी के कदमों की आहट भी न सुनाई पड़ी। इसीलिए अचानक कानों में एक आवाज पड़ने पर वह चौंक गया। माशा अल्लाह, ये घंटियां कितनी सुंदर हैं, तुमने खुद बनाई हैं। अब चारों तरफ नक्काशी, हथौड़ियों की, छेनियों की आवाज आ रही थी, खट खट करके आवाज आ रही थी। तो अब क्या था, इन आवाजों के बीच में कब कौन उसके पास आकर खड़ा हो गया उसे पता भी नहीं चला। जब उस शख्स ने बोला माशा अल्लाह, ये घंटियां कितनी सुंदर हैं, तब उसने देखा कि हाँ, मेरे पास कोई व्यक्ति आकर खड़ा हो गया है। पीछे मुड़कर केशव ने आंखें उठाई तो उसे एक आदमी दिखाई दिया। बेशक मैंने ही ये घंटियां बनाई हैं, क्या मैं आपको पत्थरों पर नक्काशी करता नजर नहीं आ रहा? तो उस व्यक्ति ने पूछा था कि ये क्या आपने बनाई हैं? तो इस बात से केशव चिढ़ गया था। तो उसने बोला, आप देख नहीं रहे कि मैं खुद ही नक्काशी कर रहा हूं, मैं ही पत्थर को तराश रहा हूं। केशव ने बड़ी तलखी से जवाब दिया, मतलब बहुत ही उखड़ कर, गुस्से से, जैसे जवाब देना होता है, केशव ने वैसा ही आवाज जो है जवाब दिया। दिखता तो है, पर तुम इतने छोटे लगते हो ना, वह आदमी हंसते हुए बोला। तो
तो उसने बोला दिख तो रहा है कि तुम नक्काशी कर रहे हो, लेकिन तुम इतने छोटे हो और इतनी महीन नक्काशी, हमें यकीन नहीं होता इस बात पर। तो केशव बोलता मैं 10 साल का हूं। तो उसने क्या बोला कि मैं 10 साल का हूं, यानी उसके हिसाब से 10 साल बहुत बड़ा होता है। 10 साल, अच्छा। वह आदमी पास पड़े पत्थर पर बैठते हुए बोला, तब तो काफी बड़े हो, मैंने भी 13 साल की उम्र में एक लड़ाई में हिस्सा लिया था। तो वो आदमी जो बोलता है 10 साल की, हाँ भाई तब तो बड़े हो। वहीं बैठते बैठते वो व्यक्ति वहां, बोलते बोलते वो व्यक्ति वहां बैठ गया। बोला हाँ, मैं भी जब 13 साल का था तो मैंने भी एक युद्ध में भाग लिया था। अब यहाँ से आपको समझना शुरू हो जाना चाहिए, अगर आपने अकबर के बारे में पढ़ा है तो ये चीज़ पता होगी कि अकबर ने सबसे पहला युद्ध जो है अपनी राजगद्दी संभाली थी 13 साल की अवस्था में, और उसने युद्ध भी लड़ा था। अब केशव उस आदमी को अच्छी तरह देख पा रहा था, क्योंकि वो बैठ गया तो देख पा रहा था। उसकी उम्र रही होगी 30 के ऊपर, कद मंझौला था, यानी 30 साल का वो व्यक्ति था और मीडियम हाइट का था। वह सफेद अंगरखा और पैजामा पहने था। तो अंगरखा क्या होता है, जो इस तरीके की ड्रेस अंदर वाली जो रहती है, इसको बोलते हैं अंगरखा। तो ये उसने पहना था व्हाइट कलर का, और नीचे ही उसने व्हाइट कलर का पैजामा पहना हुआ था। उसके लंबे बाल गहरे लाल रंग की पगड़ी से अच्छी तरह से ढके हुए थे। तो जो उसके बाल थे वो उसकी पगड़ी से, लाल रंग की पगड़ी से ढके हुए थे। लगता है कोई बहुत बड़ा आदमी है। केशव ने उस आदमी के गले में पड़ी बड़ी बड़े मोतियों की माला और उंगलियों में अंगूठियों को देखते हुए सोचा, भाई कीमती सामान तो कोई बड़ा आदमी ही पहन सकता है। ये केशव ने जब देखा तो वो अपने आप में सोचने लगा कि ये जरूर कोई बड़ा आदमी होगा। तीखी नाक, बड़ी बड़ी आंखें, होठों को ढकते हुए नीचे की तरफ आती घनी मूछें। अब तो यहाँ बता रही बड़ी बड़ी आंखें भी हैं, तीखी नाक है, बड़ी बड़ी सी मूछें हैं। केशव उस आदमी के व्यक्तित्व का मुआयना कर ही रहा था कि तभी उस आदमी ने एक नक्काशी की तरफ इशारा करते हुए बोला। अब केशव उस सामने बैठे आदमी को देख ही रहा था कि इतने में वो आदमी बोला, एक नक्काशी को देखते हुए क्या बोलता, इशारा करते हुए बोलता है, इस लड़ी में अभी काफी काम बाकी है। मतलब जो वो चीज बना रहा था, उसने बोला कि अभी इस लड़ी में काफी काम बाकी है। इससे पहले कि केशव कोई जवाब देता, उसने किसी के तेजी से दौड़कर आने की आवाज सुनी। अब इस सवाल पर कि उसने जो सामने व्यक्ति था उसने वो बैठा और बोला कि इस लड़ी में अभी कुछ काम बाकी है, इसका जवाब केशव देता उससे पहले ही एक आदमी दौड़ता हुआ वहां पर आया। अब दौड़ता हुआ आया तो केशव जवाब देना रुक गया, उसने कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि वो आदमी सामने आ गया था। ये और कोई नहीं, महल का पहरेदार था। तो जो दौड़ता हुआ आया था वो कौन था, महल का पहरेदार। हुजूर माफ करे, मुझे आपके आने का पता ही ना चला, हाँफते हुए उसने कहा। फिर वह मुड़कर भौचक से एक खड़े केशव को घूरते हुए बोला, बेवकूफ खड़ा हो, हुजूर आला के सामने बैठने की जरूरत कैसे की तूने, झुककर सलाम कर इन्हें। अब वो पहरेदार आया और एकदम से उस आदमी के सामने झुककर बोलने लगा कि मुझे माफ करें, हमें आपके आने का पता ही नहीं चला। ये बोला ऐसे और तुरंत ही केशव जो इधर ऐसे बैठा हुआ था केशव की तरफ घूमा और बोला कि तुम पागल हो, तुम बैठे हुए हो, हुजूर आला के सामने उठो और इनको सलाम करो झुककर। तो अब केशव को अभी तक तो पता नहीं था कि उसके सामने कौन है, तो वो भी बेचारा हड़बड़ा गया। अब केशव का माथा ठनका। जब वो पहरेदार ने बोला तो केशव का माथा ठनका। उसे कुछ कुछ समझ में आ रहा था। बदहवासी में छेनी हाथ से छूटकर नीचे गिरी और वह जल्दी से उठकर खड़ा हो गया। अब क्या हुआ, जब ये सब हुआ तो वो थोड़ा सा हड़बड़ा गया। अब उसकी समझ में आया कि हमारे सामने जो व्यक्ति बैठा है वो कौन है, और वो बहुत बुरी तरीके से हड़बड़ा गया और उसके हाथ से जो छेनी हथौड़ी थी वो नीचे गिर गई। अरे कहीं ये बादशाह अकबर तो नहीं। अब केशव ने अपने मन में सोचा, कहीं ये बादशाह अकबर तो नहीं। यह ख्याल आते ही उसने झुककर सलाम किया और खरगोश की सी कातर नजरों से अकबर को देखने लगा। खरगोश होता ना एकदम बिना पलक झपकाए कोई चीज कभी कभी देखने लगता है, तो वो उन नजरों से जो है केशव अकबर को देखने लगा। अकबर को पहरेदार की यह दखल अंदाजी भली न लगी। तो अकबर को ये जो पहरेदार आया बीच में, वो अकबर बात कर रहे थे, पहरेदार आया इतना बोला, ये चीज अकबर को पसंद नहीं आई थी। उन्होंने खींचकर पहरेदार को वहां से जाने का इशारा करते हुए कहा, ठीक है सिपाही, कुछ देर के लिए हमें अकेला छोड़ दो। तो उन्हें अच्छा नहीं लगा, उन्होंने सीधे सिपाही से कहा, तुम जाओ, अभी कुछ देर के लिए हमें अकेला छोड़ दो।
पहरेदार तो चला गया मगर केशव असमंजस में था कि उसे क्या करना चाहिए, वापस अपना नक्काशी का काम शुरू करे या बादशाह के हुक्म के इंतजार में खड़ा रहे। दिल तो उसका अभी भी धक धक कर रहा था, हाँ, पर अब वह डरा हुआ नहीं था क्योंकि अकबर प्यार से उसे देखते हुए मुस्कुरा रहे थे। तो अब अकबर भाई पहरेदार चला गया मगर अभी बादशाह अकबर के सामने वो बच्चा खड़ा है, तो वो घबराया हुआ था, उसे समझ में नहीं आ रहा था क्या है क्या नहीं। लेकिन जब उसने उस व्यक्ति की तरफ देखा तो वो मुस्कुरा रहे थे, तो केशव को अब के अंदर का जो डर था वो उतना नहीं रह गया था क्योंकि सामने वाला व्यक्ति उसे अच्छा व्यक्ति लग रहा था कि नहीं, वो अब गुस्सा नहीं करेंगे। तुम्हारा नाम क्या है? अकबर ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? अकबर ने नरम आवाज से पूछा, केशव। उसने नपातुला जवाब दिया। केशव ने जवाब दिया क्या? केशव। मतलब वो ज्यादा कुछ बोल नहीं रहा था, जैसे पहले खींच के बोला था ना, अब वो बोल नहीं रहा था। केशव, क्या तुम मुझे नक्काशी करना सिखाओगे? अकबर ने बोला, केशव क्या तुम मुझे नक्काशी करना सिखाओगे? उलझन में पड़े केशव ने तुरंत सिर हिला दिया। अब बादशाह अकबर एक 10 साल के बच्चे से बोल रहे हैं कि तुम मुझे नक्काशी करना सिखाओगे, तो वो बच्चा को समझ नहीं पा रहा, उसने हाँ में सर हिला दिया। तब तो तुम्हें मेरे लिए हथौड़े और छेनी का इंतजाम करना पड़ेगा। तो भाई वहां तो एक ही छेनी हथौड़ी थी जिससे केशव काम कर रहा था। तो अकबर बोलते हैं कि भाई अगर आप मुझे सिखाओगे तो एक छेनी हथौड़ी और चाहिए, आपको उसका इंतजाम करना पड़ेगा, मतलब एक और छेनी हथौड़ी लानी पड़ेगी। केशव फुर्ती से अपने पिता के पास भागा गया और उनका छेनी हथौड़ी उठाकर उल्टे पांव लौट आया। तो तुरंत वो अपने पापा के पास भागा और वहां से एक एक्स्ट्रा छेनी हथौड़ी लेकर और वापस आ गया अकबर के पास में। दोस्ताना अंदाज में अकबर केशव के पास जमीन पर बैठ गया और पास पड़े पत्थर को खींचते हुए बोले, ठीक है, अब बताओ मुझे करना क्या है? अब क्या था, दोस्ताना अंदाज में अकबर जो थे, अकबर जैसे किसी हम लोग फ्रेंड के साथ नहीं किसी के बगल में बैठ जाते हैं, बादशाह अकबर भी ऐसे एक फ्रेंड की तरह केशव के बगल में बैठ गए। एक पत्थर पड़ा था, उसको खींचा उन्होंने, खींच कर अब बोले, केशव अब बताओ मुझे क्या करना है? केशव ने उन्हें संदेह भरी नजरों से अकबर की ओर देखा। हुजूर, क्या आप यह सब करेंगे? अब भाई बादशाह अकबर तो वो थोड़ा सा भाई असमंजस में था, तब भी उसने पूछा, क्या आप वाकई ऐसा करेंगे? कभी कभी कोई काम होता है ना, कोई जैसे अभी कोई मम्मी पापा होंगे, कुछ कोई ऐसा काम, जैसे मम्मी बोलते कि चलो आज हम तुम्हारे साथ खेलेंगे, तो कभी आप भी बहुत चक्के हो जाते हो, तो पूछे, मम्मी क्या वाकई आप खेलोगे? हम अंदर से खुश तो होते हैं कि हाँ मम्मी हमारे साथ खेलेंगी, लेकिन तब भी एक डाउट रहता है, तो मम्मी से पूछते ना, मम्मी क्या वाकई आप हमारे साथ खेलोगे? तो वो चीज़, क्यों नहीं, मुझे तो विश्वास है कि मैं सीख लूंगा। तो अकबर बोलते हैं, हाँ मैं करूंगा और मुझे विश्वास भी है कि मैं सीख लूंगा। नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। केशव सक पकाया। अब केशव एकदम से हड़बड़ा गया, नहीं नहीं, हमारा मतलब ये नहीं था कि आप सीख पाएंगे कि नहीं। दरअसल मैं कहना चाहता था कि आप इतने बड़े बादशाह हैं, ये ठीक नहीं लगता। मतलब इतना बड़ा आदमी जमीन में बैठकर नक्काशी करे, ये बात ठीक नहीं लगती। क्या सही में आप ये काम करेंगे? ये चीज उसके मन में थी। उसने कुछ अनमने भाव से ये चीज बोली लाइन। अकबर हंसकर बोले। अब इस बात पर जो है अकबर हंसकर जवाब देते हैं, अच्छा, लेकिन पिछले हफ्ते तो मैंने मिट्टी की भरी डलिया ढोने में किसी की मदद की थी, क्या यह काम उससे भी ज्यादा मुश्किल है? तो अकबर बोले, पिछले हफ्ते जो है ना, एक मिट्टी की डलिया जो है, मतलब कोई मजदूर होगा जो डलिया नहीं उठा पा रहा होगा, तो अकबर ने क्या किया था, उसकी डलिया उठाकर अपने सर पे रखी थी और ले जाकर जो है उसकी मदद करी थी। तो उसने बोला, क्या ये मिट्टी की डलिया उठाने से भी ज़्यादा मुश्किल है? तो वो तो मैंने काम किया था, तो क्या ये काम नहीं कर पाऊंगा? तो ये इस तरीके से अकबर ने बोला। केशव अभी भी असमंजस की स्थिति में। असमंजस मतलब होता है हम डाउट में नहीं है, हम कंफर्म नहीं है कि क्या करें क्या नहीं। कभी कभी सिचुएशन आप लोग के सामने भी आती होगी, क्या करें क्या नहीं करें, तो वो सिचुएशन होती है असमंजस की स्थिति। अब अकबर के पास बैठ गया और उन्हें छेनी पकड़ने का सही तरीका सिखाने लगा। केशव अकबर के पास बैठ गया और उन्हें सही तरीके सिखाने लगा। फिर जैसे ही केशव ने के पिता ने उसे सिखाया था, उसने कोयले के टुकड़े से पत्थर पर लकीरें खींचकर एक आसान सा नमूना बनाया और गंभीरता से कहा, देखिए, सिर्फ इन्हीं लकीरों को बहुत ध्यान से तराशना है। अकबर ने पत्थर पर छेनी रखी और जोर से हथौड़े के वार किया, जिससे कटाव ज्यादा गहरा हो गया। तो अब क्या था,
जैसे उसके पिता ने, केशव ने उसको जैसे जिस चीज़ सिखाई थी वैसे ही वो अकबर को भी सिखाने लगा। एक कोयला लिया, कोयला से पत्थर के ऊपर जो है उसने एक डिज़ाइन बनाई और उस डिज़ाइन को बनाते हुए बोला कि अब आपको सिर्फ जो हमने डिज़ाइन बनाई है इसी पे खाली आपको उकेरना है, इसी पे पत्थर मारना है। ये चीज़ उन्होंने बोली, केशव ने बोली। अकबर ने छेनी ली, हथौड़ा जोर से मारा। अब जोर से मारने का क्या हुआ, वो जो डिज़ाइन बननी थी वो कुछ ज़्यादा ही गहरी बन गई, जो गलत थी। भाई कटाव करना है तो हल्का जोर मारना था, मगर अकबर ने बहुत ही जोर से हथौड़ी मारी जिससे कटाव बहुत ज़्यादा गहरा हो गया। अरे अरे नहीं नहीं, केशव ने तुरंत गलती पकड़ी, क्योंकि गलत था तो केशव तुरंत बोला हथौड़े को आहिस्ता से मारना है, ऐसे उसने करके दिखाया। उसने बोला कि हथौड़ा आहिस्ते से मारिए और उसने मार कर भी दिखाया ये चीज। और हाँ, अपनी आंखें थोड़ी मीच कर रखें वरना किरचे उड़कर आंखों में चली जाएंगी। अकबर मुस्कुराए, जी हुजूर। और उसने करके दिखाया और साथ ही बोला कि आंखें थोड़ी छोटी करके, मीच के रखने का मतलब है कि थोड़ी छोटी छोटी आंखें करके रखिए, क्योंकि इसकी जो पत्थर उड़ेंगे वो आपकी आंख में चले जाएंगे। तो अकबर बड़े ही प्यार से मुस्कुराए और बोले, जी हुजूर। जवाब में केशव भी मुस्कुरा उठा। वह लगभग भूल ही गया था कि उसकी बगल में बैठा यह व्यक्ति हिंदुस्तान का बादशाह है। एक अनाड़ी से वयस्क पर अपने काम की धाक जमाने में उसे मजा आ रहा था। वह बड़े ध्यान से देख रहा था कि अकबर किस तरह लकीरों को उकेर रहे हैं। बादशाह से जरा सी भी चूक हो जाने पर फौरन उसकी त्योरियां चढ़ जाती थी। तो अब क्या हुआ, केशव एक थोड़ा सा हुनरमंद व्यक्ति था और उसके बगल में जो व्यक्ति बैठा था तो वो दुनिया का बादशाह था। और उस बादशाह को वो अनाड़ी बादशाह को वो जो है नक्काशी करना सिखा रहा था, उस पर अपनी धौंस जमा रहा था। और जहां अकबर गलती करते वो तुरंत जो है आंखें मुंह बनाकर उन्हें डांटता और सिखाता, ये ऐसे नहीं ऐसे है। तो एक तरीके से वो अकबर पर अपनी धाक जमा रहा था। काम करते करते अकबर पूछ बैठे, केशव सही नहीं है क्या? और केशव सिर हिलाकर अपनी असहमति जता देता। मतलब जब अकबर काम करते तो जब सही नहीं होता तो वो पूछते, केशव ये सही नहीं है, तो अकबर जो है वो केशव जो है तुरंत सर हिला देता, हाँ सही नहीं है। अकबर इत्मीनान से बैठ गए और केशव को काम करता हुआ देखने लगे। अब जब नहीं कर पाए तो चुपचाप सब कुछ छोड़ के अकबर जो है वो उसको देखने लगे, केशव को। अपने काम में खोए हुए उन दोनों को इस बात का एहसास नहीं हुआ कि आसपास मौजूद दूसरे संगतराश उन्हें बड़े कौतूहल से देख रहे थे। अब ये सब काम ये दोनों कर रहे थे, सीखना करना सब कुछ, सब अगल बगल बहुत सारे लोग काम कर रहे थे। अब ये दोनों आपस में इतना मगन थे कि लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया कि सभी लोग आसपास के अपना काम छोड़कर इन्हीं लोगों को देख रहे हैं। अकबर ने गौर किया कि केशव पत्थर पर बने नमूने को ही नहीं तराश रहा है, बल्कि अपनी तरफ से भी उसमें कुछ जोड़ रहा था जिससे वे डिज़ाइन ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। तो अकबर अपना चीज़ें सीख भी रहे थे, साथ में जो है उसके काम को भी देख रहे थे केशव को। तो केशव के काम को देखते देखते जो है उन्होंने ये चीज़ ध्यान दी कि जो उसे डिज़ाइन बनानी थी वो तो बना ही रहा था, उसके अलावा उसमें कई और चीज़ें जोड़ता हुआ जा रहा था अपनी तरफ से, जिससे वो डिज़ाइन और भी ज़्यादा खूबसूरत होती चली जाती है। जैसे बहुत सी चीज़ें होती हैं, आप घर में भी लोग तो देखते होंगे, आप भी करते होंगे, कोई चीज़ आपने अगर सीखी, आप अपनी तरफ से भी कोशिश करते होंगे इसमें कुछ और हम ऐड कर दें, थोड़ा और सुंदर लगने लगे, तो वही हो रहा था। सॉरी। लड़के के काम करने के अंदाज को देखकर अकबर ने धीमे से कहा, केशव देखना, एक दिन तुम बड़े फनकार बनोगे। हो सकता है कि एक दिन तुम मेरे कारखाने में काम करो। तो अकबर उसके काम को देखकर बहुत खुश हुए और उन्होंने बोला कि एक दिन तुम बहुत बड़े कलाकार बनोगे और एक दिन तुम मेरे कारखाने में भी काम करोगे। तो केशव भौचक्का होकर पूछता है, कारखाना? कैसा कारखाना? अकबर बोलते हैं, बस एक बार ये महल तैयार हो जाए और लोग आगरा से आकर यहाँ रहने लगे, तब मैं कारखाने बनवाऊंगा। इन कारखानों में मेरी सल्तनत के सबसे बढ़िया फनकार और शिल्पकार काम करेंगे। चित्र बनाने वाले कलाकार, गलीचों के बुनकर, संग तराश, पत्थर और लकड़ी पर नक्काशी करने वाले शिल्पकार सभी वहां काम करेंगे।
तो अकबर ने बताया कि ये भाई फतेहपुर सीकरी आगरा से थोड़ी दूर बसाई गई थी। तो उन्होंने बोला आगरा से लोग जब यहाँ आकर रहने लगेंगे ना, तब मैं आगरा में जो है एक कारखाने, कई सारे कारखाने बनाऊंगा और जो उसमें बेस्ट से बेस्ट, जो अच्छे से अच्छे जो कलाकार हैं उनको रखूंगा, जिनमें कारपेट बनाने वाले, आपके गलीचा बनाने का मतलब क्या होता है, कारपेट बने, चित्रकार होंगे, और साथ ही संग तराश यानी पत्थर को तराशने वाले, पत्थर और लकड़ी की नक्काशी करने वाले, इन सभी को मैं वहां पर रखूंगा। केशव का चेहरा चमक उठा, वह मुस्कुराते हुए बोला मैं वहां जरूर काम करना चाहूंगा। केशव को बहुत अच्छा लगा, उसने बोला मैं भी वहां पर काम करना चाहूंगा। अकबर उठ खड़े हुए, जाते हुए बड़े प्यार से केशव का कंधा थपथपाया और कहा अच्छा बेटा अपना काम जारी रखना। अब जाते समय उसका जो कंधा था वो थपथपा कर बोले ठीक है बेटा मैं जा रहा हूं, अब अपना काम ऐसे ही जारी रखना। हुजूर क्या आप दोबारा आएंगे? केशव ने बड़ी उत्सुकता से पूछा। केशव ने पूछा क्या आप वापस आएंगे? मैं जरूर आऊंगा केशव। अकबर ने बोला हाँ मैं जरूर आऊंगा। फिर तो पूरे दिन शंखतराशों के बीच केशव की धूम मची रही। वह बार बार बादशाह से हुई अपनी मुलाकात सबको सुनाता। अब एक बच्चे से बादशाह मिलकर गए थे, सब उसके पास आते, पूछते, बोलते भाई क्या हुआ क्या हुआ, सब आपस में यही बात कर रहे थे। रात हो चली, अब रात आ गई थी तो क्या हुआ, केशव बहुत थका हुआ था पर आंखों में नींद कहाँ। वह धीरे से अपने पिता के बिस्तर में घुस गया। पिता ने मुस्कुराकर कहा तुम तो अभी से इतने प्रसिद्ध हो गए हो। तो वो अपने पापा के साथ जाकर लेट गया और उसको नींद आ रही थी लेकिन सोना नहीं चाह रहा था। तो पापा भी उसको शाबाशी देते हैं कि तुम अभी से इतनी कम उम्र में ही इतने ज्यादा फेमस हो गए हो। बादशाह सलामत ने कहा है कि एक दिन मैं भी बहुत बड़ा कलाकार बनूंगा। तो केशव अपने पापा से बोलता है कि मैं भी एक दिन बहुत बड़ा कलाकार बनूंगा, ऐसा बादशाह अकबर ने मुझसे बोला है। अपने सिर को पिता की बाहों के सहारे टिकाकर केशव धीरे से बोला। अब क्या है, जैसे होता है ना बच्चों की गोद में लेटते हैं तो बच्चे यहाँ पे करते हैं, तो सिर यहाँ पे उससे सर रखा और सिर रख के वो पापा से अपने बोला, पिता से मतलब अपने पापा से बोला हमारे बादशाह बहुत ही नेक इंसान हैं। बिल्कुल सही, पिता ने कहा। कुछ सोचकर केशव ने पूछा बाबा एक बात बताओ, बादशाह के पास आगरा में एक से बढ़कर एक खूबसूरत महल है, फिर वे सीकरी में ये महल क्यों बनवा रहे हैं? तो भाई केशव के मन में एक सवाल था कि आगरा में इतने बड़े बड़ा महल है उनका, तो वो सीकरी में महल क्यों बनवा रहे हैं, इसका क्या कारण है? भाई तो है तो आगरा से थोड़ी ही दूर, फिर यहाँ आकर बनाने का क्या मतलब है? पिता ने कुछ याद करते हुए बताना शुरू किया। पिता ने उस चीज के बारे में बताया, हाँ बेटा बादशाह का आगरा बहुत सुंदर शहर है, पर सीकरी में नया शहर बनवाने का भी एक खास कारण है। मैंने सुना है कि जब बादशाह अकबर की कोई संतान नहीं थी, इस वजह से वे हर वक्त परेशान रहते थे। वे बहुत से साधु संतों और फकीरों के पास गए। भटकते भटकते बादशाह ख्वाजा सलीम चिश्ती के पास सीकरी आए। उन्होंने ही बादशाह को बताया कि उनके एक नहीं तीन तीन संतानें होंगी। तो अब यहाँ पर क्या बताया गया कि पिता क्या कहानी बता रहे हैं कि बादशाह अकबर के संतान नहीं थी, कोई भी उनके पुत्र या बेटी कोई कुछ भी नहीं था। तो वो बहुत परेशान थे, साधु संतों पीर मजार सब जगह गए। फिर उसके बाद ये जो है ख्वाजा सलीम चिश्ती जी के पास गए। तो वहाँ पर उन्होंने, चिश्ती जी ने बताया आपके एक नहीं दो नहीं तीन तीन संतानें होंगी। ये चीज़ उनको सलीम चिश्ती जी ने बताया था। शाहजहां, सलीम, मुराद, दनियाल, केशव ने चहकते हुए बोला। तो तुरंत ही केशव ने जो है ना चहकते हुए बोला शहजादा सलीम, मुराद और दानियाल, यही उनके तीन बेटे हुए ना, यही तीनों के नाम थे। बिल्कुल सही, पिता क्या बोलते हैं, हाँ बिल्कुल सही। तब बादशाह ने ख्वाजा सलीम चिश्ती के सम्मान में सीकरी में नगर बसाने का फैसला किया। तो चिश्ती जी की जो दरगाह है वो आपको कहाँ मिलेगी, सीकरी में मिलेगी। ख्वाजा सलीम चिश्ती जी की दरगाह वहीं पर है। तो इसीलिए वहाँ पर उन्होंने दरगाह बनाई और उसी से लगा हुआ एक महल भी बनाया। तो उन्हीं के सम्मान में जो है वहां पर उन्होंने पूरा शहर बसाने के लिए सोच लिया। केशव ने कहा अच्छा अब समझा, इसीलिए बादशाह अकबर ने अपने बेटे का नाम सलीम रखा। तो तुरंत ही जो है बहुत समझदार था केशव, उसी ने बोला कि इसीलिए सलीम चिश्ती के नाम पर ही उन्होंने अपने पहले बेटे का नाम सलीम रखा था। हाँ, इसी कारण हम यहाँ एक नए शहर के लिए पत्थरों को तराश रहे हैं। इसीलिए केशव के पिता बोलते हैं कि हम यहाँ एक नए शहर के लिए पत्थरों को तराश रहे हैं।
केशव उनीदी आवाज में बोला। तो जैसे हम नींद में होते ना, बोलते हैं तो ऐसे ही हूं की आवाज में केशव बोला। पिता ने देखा कि उसका लाडला बेटा सो गया है। अब हूं की आवाज से जैसे ही पिता ने अपने बेटे की तरफ देखा तो देखा बेटा सो चुका था। वो घंटियां बना रहा था ना, तो हम उसी पर ये प्रश्न पूछा गया है। पहला प्रश्न क्या है? माशा अल्लाह, ये घंटियां कितनी सुंदर हैं, तुमने ये खुद बनाई है? बादशाह अकबर ने यह बात किस लिए कही होगी? ये बात क्यों कही उन्होंने, किस लिए कही? तो इसके कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको उसमें से सही ऑप्शन चुन के लिखना है। तो नंबर 1 यानी कि का जो हमारे पास दिया है, केशव के काम की तारीफ में कही उन्होंने ये भी बात। खा है यह जानने के लिए कि घंटियां कितनी सुंदर है। गा, केशव से बातचीत शुरू करने के लिए, हम किसी से अगर बातचीत शुरू करना चाहते हैं तो उसकी तारीफ करना शुरू कर देते हैं, तो इसलिए शायद अकबर ने कही होगी। घंटियां किसने बनाई, यह जानने के लिए, यह जानने के लिए ये घंटियां बनाई किसने है, क्योंकि उन्हें यकीन नहीं था कि 10 साल का बच्चा केशव इतनी सुंदर घंटियां बना सकता है, इसलिए कही होंगी, क्योंकि अकबर को इस चीज़ का यकीन नहीं था कि 10 साल का बच्चा भी ऐसी घंटियां बना सकता है। चाहे हमारे पास कोई और कारण जो तुम्हें ठीक लगता हो, या इन सब के अलावा कोई और कारण होगा जो आपको ठीक लगता हो, आप उसे यहां पर लिख सकते हैं। तो अब हम क्या लिखेंगे इसका उत्तर? तो इसका उत्तर है कि बादशाह अकबर ने यह बात इसलिए कही होगी क्योंकि उन्हें यकीन था कि 10 साल का बच्चा इतनी सुंदर घंटियां नहीं बना सकता है। तो एक चीज़ आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जब भी हम कोई उत्तर लिखते हैं तो आप यहाँ से नहीं लिखना शुरू कर दोगे क्योंकि उन्हें यकीन नहीं था, आपको पूरा प्रॉपर आंसर बनाना है। तो आप पूरा बताओगे कैसे? बादशाह अकबर ने यह बात इसलिए कही होगी क्योंकि उन्हें यकीन नहीं था कि 10 साल का बच्चा इतनी सुंदर घंटियां बना सकता है। तो इस तरीके से पूरा सही से आंसर आप लेंगे। अब है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है? केशव पत्थर पर घंटियां और कड़ियां तराश रहा था। उसके द्वारा तराशी जा रही घंटियों और कड़ियों का चित्र अपनी कॉपी में बनाओ। तो जो भी उससे बना रहा है, जैसे भी, उसको आप पेंसिल से बना सकते हैं अपनी कॉपी में। फिर है, तुम्हें क्या कोई खास इमारत याद आ रही है जिसमें नक्काशी की गई हो? संभव हो तो उसकी तस्वीर चिपकाओ। तो अगर हो सकता है तो आप, जैसे यहाँ पर हमने एक नक्काशी की, एक इतनी बारीक नक्काशी की एक तस्वीर आपके लिए है, एक इमारत की है, तो आपको अगर कोई भी ऐसी पिक्चर मिलती है तो उसे भी आप अपनी कॉपी में चिपका सकते हैं। कोशिश करिए जो बनाने के लिए बोला गया है उसे आपको पेंसिल से बनाना है, और किसी खास इमारत या कोई नक्काशी की कहीं फोटोग्राफ आपको मिल जाए तो उसे कट करके आप अपनी कॉपी में चिपकाइएगा। नेक्स्ट है, केशव के पिता गुजरात से आगरा आकर बस गए। हो सकता है कि तुम या तुम्हारे कुछ साथियों के माता पिता भी कहीं और से यहाँ आकर बस गए हों। बातचीत करके पता लगाओ कि ऐसा करने के क्या कारण हो सकते हैं। यानी कि बहुत से लोग जो हैं काम के सिलसिले में किसी वजह से जो है एक जगह से दूसरी जगह आकर बस जाते हैं। अगर ऐसा कहीं कुछ है अपने आसपास में, या आपका ही घर में ऐसा कुछ हुआ है तो आप उसे लिख सकते हैं, या आसपास में कुछ हुआ हो तो आप उसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या है, जब किसी को अपने क्षेत्र में रोजगार आदि नहीं मिलता तब वह दूसरी जगह आकर बस जाता है। तो आकर बसने का कारण तो ये है, लेकिन आप आसपास के भी किसी व्यक्ति से बात कर सकते हैं, उसके विस्थापन का क्या कारण रहा, वो क्यों वहां आकर बसा, आप ये भी लिख सकते हैं। अब दूसरा जो हमारे पास टॉपिक है वो है कहानी से, जो हमने कहानी पढ़ी है उससे। क्या है, अकबर को पहरेदार की दखलंदाजी क्यों अच्छी नहीं लगी? तो जब अकबर केशव से बात कर रहे थे ना, तो बीच में वो पहरेदार आया था ना, तो वो पहरेदार का आना अकबर को क्यों पसंद नहीं आया था? क्या कारण था? आप भी सोचिए क्या कारण था। अगर आपको लगता है तो आप वो कारण लिख सकते हैं, हमने यहाँ एक कारण लगाया, अगर आपको सही लगता है तो आप ये लिखिए, नहीं तो आप अपने मन से भी सोच सकते हैं कि क्या कारण हो सकता है। तो क्या है, अकबर एक अच्छे राजा थे, वह अपनी प्रजा से मिलते रहते थे, इसीलिए अकबर को पहरेदारों की दखलंदाजी अच्छी नहीं लगी। तो भाई देखिए, जो पहले राजा हुआ करते थे ना, तो उन्हें क्या होता था, वो अपनी प्रजा का हालचाल कैसे जानेंगे, कैसे पता करेंगे? तो वो क्या करते थे, वो अपना राजसी वेश वगैरह छोड़ देते थे, एक सिंपल आदमी बन जाते थे, जैसे लोग रहते हैं वैसे होते थे, और करके अपनी प्रजा के बीच निकल जाते थे और उनसे पता करते थे
कि भाई आपको क्या दिक्कत है। उनको जो सामने से बात कर, उनको ये नहीं पता होता था कि ये अकबर है। वो सिंपल जो है बात करते थे जैसे कोई एक नॉर्मल आदमी होता है, साधारण मनुष्य होता है, वैसे बात करते थे। तो इसीलिए जब भाई उनको कोई, अगर मान लीजिए कोई, हम किसी आदमी से बात कर रहे हैं और वो हमको ये शो कर दे कि हम राजा हैं, तो उस सामने वाले की बात करने का अंदाज बदल जाएगा, वो हमें रिस्पेक्ट देने लगा, अपनी प्रॉब्लम हमको नहीं बताएगा। तो इसलिए जब पहरेदार आया तो अकबर को ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आई, क्योंकि वो वहाँ पर एक साधारण व्यक्ति की तरह आए थे, वहाँ काम सीख रहे थे, वहाँ के लोगों की परेशानियाँ जान रहे थे। लेकिन जब सामने वाले ये चीज़ समझ जाएंगे कि भाई वो राजा हैं, तो फिर उनसे ठीक से बात, मतलब फिर उनके बात करने का अंदाज बदल जाएगा। तो ये चीज़ कारण से जो है अकबर को पहरेदार की दखलंदाजी बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। अब है दूसरा प्रश्न, लगता है कि कोई बहुत बड़ा आदमी है। यहाँ पर बड़े आदमी से केशव का क्या मतलब है? जब उसने गले में माला, हाथ में अंगूठियाँ देखी तो केशव मन ही मन सोच रहा था कि ये ज़रूर कोई बड़ा आदमी है। तो यहाँ बड़े आदमी से केशव का क्या मतलब था? यहाँ पर बड़े आदमी से केशव का मतलब है कोई अमीर आदमी तथा प्रतिष्ठित आदमी। अमीर आदमी, भाई अमीर आदमी ही मोतियों की माला और इतनी सारी अंगूठियां पहन सकता है, और प्रतिष्ठित आदमी मतलब बहुत ही ऊंचे पद पर प्रसिद्ध व्यक्ति होगा, ऐसा चीज सोचना, ऊंचे पद पर विराज। लेकिन ये केशव ने नहीं सोचा था कि सच में जो है बादशाह अकबर आ गए हैं। प्रश्न 3 है, खरगोश की सी कातर आंखें, पशु पक्षियों की तुलना करते हुए और भी बहुत सी बातें कही जाती हैं, जैसे हिरण जैसी चाल। ऐसे ही कुछ उदाहरण तुम भी बताओ। पशु पक्षियों की तुलना करते हुए बहुत सारी चीजें बोली जाती हैं, जैसे कोयल जैसी मीठी आवाज बोला जाता है ना, हिरणी जैसी आंखें। तो इस तरीके के कुछ उदाहरण होते हैं, तो उन्हें आप भी ढूंढिए। हमने कुछ ढूंढ के रखे हैं तो वो भी लिख सकते हैं, और आप खुद भी ढूंढिए तो उनको भी लिखिएगा। तो क्या हमने उदाहरण ढूंढे हैं? शेर जैसी दहाड़, मोरनी जैसी गर्दन। गर्दन की गर्दन, मोरनी की गर्दन कैसे पतली होती है, तो किसी स्त्री की गर्दन अगर पतली होती है तो उससे बोला जाता है क्या, कि मोरनी जैसी पतली गर्दन है। कोयल की आवाज़, किसी की आवाज़ बहुत मीठी हो तो बोलते हैं कोयल जैसी आवाज़ है। हिरणी सी चाल, आप हिरण को चलते हुए देखोगे, एक पैर के आगे दूसरा पैर ऐसे रखते हुए चलती है, बहुत ही उसकी संतुलित चाल होती है। हाथी जैसी मत वाली चाल, कोई मदमस्त होके चले, अरे रास्ते में कुछ भी आए कुछ भी हो कोई मतलब नहीं है, मदमस्त होते हुए चला जा रहा है, तो वो मदमस्त चाल जो है वो हाथी से कंपेयर करी जाती है। तो इसी तरीके से और भी बहुत से ऑप्शन होते हैं, तो उनको भी आप खोजने की कोशिश करिए, अपने बड़ों से पूछिए, टीचर से पूछिए, आपको और भी बहुत से उदाहरण प्राप्त होंगे। अब है प्रश्न संख्या 4, अकबर ने जब नक्काशी सीखना चाहा तो केशव ने उन्हें संदेह भरी नजरों से क्यों देखा? इतना बड़ा बादशाह और बोले कि हम नक्काशी सीखेंगे, तो जाहिर सी बात है कोई भी होगा तो संदेह भरी नजरों से देखने लगेगा। तो केशव तो छोटा सा बच्चा था, तो वहां पर केशव जो है, जब अकबर ने बोला कि हम भी नक्काशी सीखेंगे, तो वो बहुत ही डाउटफुल, संदेह भरी नजर होती है ना, कि डाउटफुल, ये सीख पाएगा कि नहीं सीख पाएगा, इतना बड़ा राजा है, पता नहीं करेगा कि नहीं करेगा। तो एक जो डाउट होता है ना, वो डाउट थे उसकी नजरों में, पता नहीं कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे क्या है। तो उस नज़ाह से उन्होंने देखा था केशव ने। अकबर बहुत बड़े बादशाह थे, जब उन्होंने नक्काशी सीखना चाहा तो केशव ने उन्हें संदेह भरी नजरों से देखा। तो यहाँ संदेह भरी नजरों से तात्पर्य है कि इतना बड़ा बादशाह क्या इतना बारीकी का काम कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, सीखना चाहता है, हो पाएगा, कहीं ऐसा ना हो चोट लग जाए, कुछ हो जाए। तो इसीलिए जो है केशव ने उनको ऐसी निगाह से देखा था। प्रश्न 5 है, केशव 10 साल का है, क्या उसकी उम्र में बच्चों का इस तरह से काम से जुड़ना ठीक है? अपने उत्तर के कारण जरूर बताइए। 10 साल का बच्चा काम कर रहा है, तो क्या इतने कम उम्र के बच्चे को काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो जो भी आप उत्तर देंगे तो उसका तर्क आपको देना होगा। अगर काम करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, अगर नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए। तो जो भी आपका उत्तर रहेगा उसके साथ आपको तर्क देना होगा। तो यहाँ क्या है, केशव 10 साल का है, उसकी उम्र में बच्चों को इस तरह के काम से जुड़ना ठीक नहीं है,
क्योंकि इतनी उम्र में बच्चों को पढ़ाई लिखाई करने के बाद ही ऐसे काम करने चाहिए। तो 10 साल का बच्चा, ये तो पढ़ने की उम्र है, खेलने कूदने की उम्र है, बचपने की उम्र है। अगर इसी उम्र में वो काम करने लगेगा तो कहीं ना कहीं उसकी पढ़ाई लिखाई छूट जाएगी, उसका बचपना कहीं खो जाएगा, वो खेल कूद नहीं पाएगा। तो इसलिए इतने छोटे उम्र के बच्चों को काम नहीं करना चाहिए, मतलब जो पैसे कमाने का जो काम होता है वो नहीं करना चाहिए। प्रश्न 6 है, केशव बार बार सबको सुनाता, केशव सबसे क्या कहता होगा? कल्पना करके केशव के शब्दों में लिखो। उसे बादशाह अकबर मिलने आए थे, इतना बड़ा आदमी मिलने आया था, तो केशव सबको बार बार बता रहा था, भाई अकबर आए थे, हमसे ये बात किया था, तो सबको वो बार बार बता रहा था चीज। तो क्या बता रहा होगा? आप सभी की सोच में अलग अलग होगा। आप इमेजिन करो, आपको जो कोई भी अच्छा लगता है, बहुत प्रतिष्ठित, बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति अगर कोई हो और आपसे मिलके जाए, तो आप अपने फ्रेंड्स को क्या बताना चाहोगे? तो उसी तरीके से केशव अपने सभी मित्रों को, जान पहचान के, आस पड़ोस को क्या बता रहा होगा, ये आपको सोचकर यहाँ पर लिखना है। तो क्या लिखेंगे? केशव सबसे कहता होगा, मुझे तो बादशाह मिलने आए थे। क्या तुमसे कभी बादशाह मिलने आए हैं? उन्होंने तो मुझे शाबाशी भी दी है क्योंकि मैंने उन्हें नक्काशी सिखाई है। तो हमारी समझ में हमने ये लिखा। आप सब अपने भाई क्या कहते हैं, उम्र के बच्चों के साथ अगर आप ये चीज़ बात करोगे तो आप क्या डिस्कस करोगे? अगर आपसे कोई सेलिब्रिटी मिलने आता है, मान लीजिए बड़ा प्रतिष्ठित व्यक्ति, हम सेलिब्रिटी बोल देंगे, अगर कोई आपसे मिलने आता है तो आप कैसे बात करोगे उनसे? क्या क्या बताओगे अपने मित्रों को कि उन्होंने हमसे क्या बात करी, क्या नहीं करी? तो उस तरीके से आपको यहाँ पर उत्तर लिखना है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है, शब्दों की निराली दुनिया। अब ये शब्दों की निराली दुनिया में क्या है देखते हैं। प्रश्न 1 है का नक्काशी जैसे किसी काम को चुनो। नक्काशी जैसे किसी काम को, जैसे जो बारीक हो, जो मेहनती काम हो, ऐसे किसी काम को। तो ऐसे काम क्या होंगे? बढ़ईगिरी, मिस्त्री इत्यादि। जिनमें औजारों का इस्तेमाल होता है, उन खास औजारों के नाम पता करके लिखो। तो यहाँ पर जैसे हमने अभी देखा, नक्काशी के लिए छेनी हथौड़ी की ज़रूरत थी, तो अब इसी तरीके से कुछ काम को ढूंढिए जिसमें कुछ औजारों का इस्तेमाल होता है। तो हमें वो औजार यहाँ पर लिखने हैं। तो जैसे हमने लिखा, बढ़ईगिरी में प्रयोग होने वाले औजार हैं आरी, लकड़ी काटने के लिए। तो आरी किसके लिए इस्तेमाल होती है? लकड़ी काटी जाती है, आपने देखा होगा ना, लकड़ी काटते हैं। उसी तरह हथौड़ा इस्तेमाल होता है बढ़ईगिरी में। कील ठोकने के लिए, भाई जब लकड़ी का ज्वाइंट करना होगा तो हम उसमें कील ठोकते हैं ना, तो कील ठोकने के लिए। रंदा होता है लकड़ी घिसने के लिए। आप देखते हो ना, लकड़ी जब कटती है तो खुरदुरी रहती है बहुत ही, आप उसको टच करोगे तो बहुत रफ फील होगा। तो रंदा जो लगाते हैं उससे क्या होता है, लकड़ी जो है वो स्मूथ हो जाती है, चिकनी हो जाती है। फिर है जमूर, कील उखाड़ने के लिए। यार अब कील गड़ गई, मान लो गलत गड़ गई, तो क्या करेंगे? तो उसमें ऐसे करके दो ऐसे बनाता है, कील इसमें फंस जाती है आके ऐसे, और ऐसे करके खींच के निकाल ली जाती है कील मान लीजिए ऐसे है, और ये ऐसे गोल गोल होता है ना उसके ऊपर, वो ऐसे करके फंस जाती है और फिर ऐसे करके निकाल लेते हैं। तो उसको बोलते क्या है? जमूर। तो इसी तरीके आप कोई और भी काम ले सकते हो, मिस्त्रीगिरी का काम ले सकते हो, वो लीजिए, उसमें पता करिए क्या क्या औजार लगते हैं, तो उन्हें भी आप लिख सकते हैं। फिर वो औजार किस लिए काम में आते हैं आपको ये भी लिखना होगा, ये चीज़ ज़रूर लिखिएगा। खा है छैनी, हथौड़ी, तराशना, किरचे, ये सब पत्थर के काम से जुड़े हुए शब्द हैं। यानी कि आप छेनी लेंगे, छेनी हथौड़ी, ये किस में मारेंगे? हम पत्थर पे मारेंगे। किरचे पत्थर की उड़ेंगी, तो ये सभी किससे जुड़े हुए हैं? पत्थर से जुड़े हैं। लकड़ी के दुकानदार और बढ़ई से बात करके लकड़ी के काम से जुड़े शब्द इकट्ठे करो और कक्षा में उन पर सामूहिक रूप से बातचीत करो। कुछ शब्द हम यह दे रहे हैं, जैसे आरी। तो अब क्या इन्होंने दिया है? आरी, रंदा, बुरादा, प्लाई, सूत। अब लकड़ी का काम जब होता है, आप सभी के यहाँ कभी ना कभी कारपेंटर लगा होगा, ठीक है? तो कारपेंटर के काम में लकड़ी लगती है, तो लकड़ी से जुड़ा और कौन कौन सा काम होता है? देखिए, लकड़ी पे प्लाई भी लगती है, बोर्ड लगता है, एक होता है, उसके ऊपर सनमाइका लगता है, उसमें फेविकोल लगाया जाता है, कीलें लगाई जाती हैं। तो उससे जुड़े जो कोई भी शब्द होते हैं आपको वो यहाँ पर ढूंढकर
लिखने हैं। जैसे यहाँ पर दिया है आरी रंदा बुरादा। बुरादा कैसे होता है, लकड़ी को जब काटा जाता है तो महीन महीने से जो पाउडर से निकलता है उसको बुरादा बोलते हैं। प्लाई, प्लाई लगाते हैं, लकड़ी मोटी होती है, पतली पतली प्लाई लगती है। सूत, सूत भी लगता है, कोई चीज़ अगर करी जाती है तो उसमें लपेटा जाता है कील में, और तब ताकि कील टाइटली, पेच या कील जो है वो टाइटली जो है छेद के अंदर बैठ जाए। कील, हथौड़ी, कड़ी, फट्टा, पेच, सनमाइका, तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जब लकड़ी का काम होता है तो उसमें आते हैं, तो उनको ढूंढिए और यहां पर लिखिएगा। नेक्स्ट है, हो सकता है कि तुम्हारे इलाके में इन चीजों और कामों के लिए कुछ अलग किस्म के शब्द इस्तेमाल होते हों, उन पर भी बातचीत करो। तो देखिए बहुत दूर दूर से हर एरिया में अलग अलग नाम होता है। अब जैसे किसी जगह सनमाइका को कुछ और कहा जाता होगा, कील को कुछ और बोला जाता होगा, तो आपके एरिया में जो कोई भी चीज बोली जाती है आप यहाँ पर लिखेंगे। तो ये काम आपको अपने हिसाब से करना है। आपके एरिया में जो चीज जैसे बोली जाती है आप वैसे लिखोगे, नहीं बोली जाती तो एज इट इज नाम आप लिख दोगे। अगर आपके यहाँ रंदा बोला जाता है तो आप रंदा ही लिख दोगे, सनमाइका बोला जाता है तो सनमाइका लिखेंगे, बुरादा बोलेंगे तो बुरादा लिखेंगे। तो जो कुछ भी आपके एरिया में बोला जाता है आपके आसपास में, आप उसको वहां पर वैसे का वैसा ही लिखेंगे। अब है प्रश्न संख्या 2। क्या दिया है, कटाव शब्द कट क्रिया से पैदा हुआ है। तो कटाव जो है उसका धातु शब्द है कट। अब उसमें कटाव हो सकता है, काटो हो सकता है, काट कर हो सकता है, कटाना हो सकता है। कट से बहुत सारे शब्द बनते हैं, तो इसका जो मूल धातु शब्द है वो क्या है, कटाव। कट, उसका धातु शब्द क्या है, कट है। नीचे लिखी संज्ञाएं किन क्रियाओं से बनी है आपको बतानी है। अब नीचे कुछ संज्ञाएं दी हैं, आपको बताना है कि ये कौन सी क्रिया से बनी है। इन संज्ञाओं का अर्थ समझो और वाक्य में प्रयोग करो। जैसे है चुनाव, पड़ाव, बहाव, लगाव। तो ये शब्द क्या हैं, ये आपकी सभी क्या है, संज्ञाएं हैं। इन संज्ञाएं कुछ क्रियाओं से बनी है, उनको चुनना है और फिर उन्हें संज्ञाओं उसमें वाक्यों में इस्तेमाल करना है। जैसे चुनाव है, चुनाव किससे बना है, चुन से। उसका मूल धातु शब्द क्या है, चुन है। ये किसे, अच्छे फूल का चुनाव कर लो, इस तरह वाक्य बनाएंगे। दूसरा है पड़ाव, पड़ाव बना है पड़ से। आज यही पड़ाव डाल दो, क्या है, यही पड़ाव डाल दो। फिर है बहाव, किससे बना है, बह से। नदी का बहाव तेज है, क्या है, नदी का बहाव तेज है। लगाव, लग, पढ़ाई से उसका लगाव है। तो इस तरीके से आप वाक्यों को बनाएंगे। अब है प्रश्न संख्या 3। लड़के ने जल्दी जल्दी कोई प्रार्थना बुदबुदाई। रेखांकित शब्द और नीचे लिखे शब्दों में क्या अंतर है, वाक्य बनाकर अंतर स्पष्ट करो। अब जो बुदबुदाई हमारा रेखांकित शब्द है, इसका अर्थ क्या होता है, सबसे पहले हमें ये बताना है। तो बुदबुदाने का अर्थ है मन ही मन में कुछ बोलना, मतलब हमारी आवाज नहीं आएगी, हमारे होंठ हिलेंगे, बुड़बुड़ करके आवाज आएगी, लेकिन जो हम बोल रहे हैं वो साफ तरीके से सामने वाले को कुछ सुनाई नहीं देगा, तो उसको बोलते हैं बुदबुदाना। फिर क्या है, जबकि फुसफुसाना, बड़बड़ाना और भुनभुनाना भी कुछ आवाज भी बाहर सुनाई देती हैं। तो हम जैसे हम फुसफुसा रहे हैं तो ये ऐसी आवाज आती है। और उसी तरीके से गुनगुनाना, गाना हम गुनगुनाएंगे लेकिन कौन सा गाना है आप ये नहीं समझ पाएंगे। धुन से भले समझ जाएं लेकिन उसके शब्द आपकी समझ में नहीं आएंगे। तो ऐसे ही को हमें क्या करना है, हमें अब सेंटेंस बनाने हैं। बुदबुदाना, नौकर धीरे धीरे बुदबुदाया। फिर दूसरा है फुसफुसाना, हमने लिया, मंत्री फुसफुसाकर कुछ बोले। बड़बड़ाना, वह क्रोध में बड़बड़ाने लगी। नेक्स्ट है भुनभुनाना, बिना वजह भुनभुनाना ठीक नहीं है। कोई गुस्से में होता है करके चला जाता है तो उसको भुनभुनाना कहते हैं, तो बेवजह भुनभुनाना ठीक नहीं है। तो आप वाक्य अपने आप बनाने की कोशिश कीजिएगा। अब है प्रश्न संख्या 4। क्या दिया है, बेवकूफ खड़ा हो, हुजूरे आला के सामने बैठने की जरूरत कैसे की तूने, झुक कर इन्हें सलाम कर। महल के पहरेदार ने केशव से यह इसलिए कहा होगा क्योंकि। अब वो पहरेदार आया था, अब अकबर आए तो केशव को ये चीज़ पता नहीं थी कि बादशाह अकबर है,
तो वो अपना काम में जुटा था, अकबर खड़े थे और वो उनसे बात कर रहा था। इतने में पहरेदार आता है दौड़कर और ये बात केशव से बोलता है कि ये भाई बादशाह अकबर हैं, तुम उनके सामने बैठने की ज़रूरत कैसे करते हो, खड़े हो, सलाम करो। तो ये बात जो है पहरेदार ने केशव से क्यों कही होगी, इसका क्या कारण होगा। तो पहला जो हमारे सामने ऑप्शंस दिए हैं, आपको इसमें से सही ढूंढकर लिखना है। तो पहला क्या दिया है, बादशाह के सामने बैठ रहे उसका अपमान है, यानी कि बादशाह के सामने बैठना बादशाह का अपमान है, इसलिए बोला होगा। पहरेदार ये कहकर अपनी वफादारी दिखाना चाहता था। तो पहरेदार क्या था, वो ये कहकर दिखाना चाहता था कि मैं बादशाह अकबर का बहुत बड़ा वफादार हूँ, इसलिए। पहरेदार को बादशाह के आने का पता नहीं चला, इसलिए वह घबरा गया था। तो बादशाह जब कैंपस में आए जहाँ नक्काशी हो रही थी, तो ये बात पहरेदार को पता नहीं चली, तो वो घबरा गया था। तो इस बात को छिपाने के लिए वो दूसरे पर गुस्साने लगा कि वह जो अकबर को ये चीज़ ज़्यादा माइंड ना हो। बादशाह का महल से बात करना, केशव से बात करना पहरेदार को अच्छा नहीं लगा। तो बादशाह केशव से बात कर रहे थे, ये बात पहरेदार को अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए उसने ये बात कही। तो सही ऑप्शन क्या है, महल के पहरेदार ने केशव से यह इसलिए कहा होगा क्योंकि वह अपनी वफादारी दिखाना चाहता है, मतलब मैं बादशाह का बहुत बड़ा वफादार हूं, इस बात को उसने जताने के लिए बादशाह के सामने केशव को इस तरीके से डांटा होगा कि भाई जो बादशाह है वो हमसे बड़ा इम्प्रेस हो जाएंगे इस बात, इसलिए उस पहरेदार ने ये बात कही होगी। तो यहाँ पर जो है हमने अपने इस पाठ के जितने भी अभ्यास का और प्रश्न हमारी पुस्तक में दिए हुए थे, हमने सभी हल किए। आप अगर इस पाठ को पढ़ना चाहते हैं या और भी पाठ के प्रश्न उत्तरों को देखना चाहते हैं, व्याख्याओं को देखना चाहते हैं, तो आपको आना होगा हमारे चैनल magnetsbrain.com पे। जब यहाँ पर आएंगे आप, तो आपको यहाँ पर बहुत सारी क्लासेस देखेंगी। देखिए किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की सभी क्लासेस हैं। तो आपको करना क्या है, अपनी क्लास को सिलेक्ट करना है। आपकी क्लास है 5th, तो आप जैसे ही यहाँ 5th पे सिलेक्ट करेंगे, 5th में जितने भी सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं वो सभी आपके सामने होंगे। तो आपको करना है अपने सब्जेक्ट को सिलेक्ट, यानी कि हमारा सब्जेक्ट है हिंदी, हम इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करते ही आपके सामने हिंदी रिमझिम बुक की पूरी प्लेलिस्ट आ जाएगी। तो जिस भी पार्ट को आप पढ़ना चाहते हैं उसे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने वहाँ पर कुछ टॉपिक्स ओपन होके आएंगे, मतलब हमने इस चैप्टर के अंदर जितने टॉपिक पढ़ाए होंगे वो आपके सामने होंगे। आपके पास पाठ की व्याख्या होगी, अभ्यास कार्य होंगे, प्रश्नोत्तर होंगे। तो जो भी आप पढ़ना चाहते हैं उसे क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही आपका वीडियो स्टार्ट हो जाएगा। वीडियो देखिए, अपने सभी डाउट्स को दूर कीजिए, लेकिन साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।